Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th of July 2020। तो 30 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट वी हैव स्टार्टेड द टेस्ट सीरीज फॉर मेंस 2021 एग्जामिनेशन एंड उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है प्लान की, तो यू कैन ज्वाइन अस दैट ऑल्सो एंड दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी प्लस इवेल्युएशन होगा, उसके बाद डिस्कशन वीडियो, मॉडल आंसर्स, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड टू यू पीपल। So that series will start from 16th of August. If you want to join, you can join us from the links given in the description comment section below. Okay, now let's start with the questions first। आज के questions देखते हैं। पहला question है the state of food security and nutrition in the world SOFI 2020 report was produced by। मैंने कल आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में। SOFI 2020 रिपोर्ट इनमें से कौन निकालता है? ऑप्शन आर A FAO, B यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, C वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या D ऑल ऑफ दी अबव। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। NFRA के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रेगुलेटर सेटअप अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ 1949। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट ओवरसीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द ऑडिटर्स एंड सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली मागुरी मोटापंग वेटलैंड्स समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन। तो मागुरी मोटापंग वेटलैंड कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए असम, बी मणिपुर, सी गुजरात, या डी त्रिपुरा। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आप इनके आंसर्स सभी करिएगा, एंड ऑफ द वीडियो में आपको आंसर्स बता दूंगा। Now the most important news for today is that the new education policy 2020 has been approved by the cabinet। तो new education policy approve कर दी गई कैबिनेट द्वारा। मैं आपको पॉइंट्स सारे बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक तो ये लिखे हुए हैं, देखो पॉइंट्स, ये तो ओवरऑल हाईलाइट्स हो गए। ये लर्निंग प्लान, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेसिकली जिनमें डिवाइड किया गया है पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। अब मैं आपको पूरा ये PIB में लिखा हुआ था हाइलाइट्स एक एक करके। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की हम बात करेंगे तो न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। ओके, मतलब 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक चाहिए फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। दिस इज रिगार्डिंग द स्कूल एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली उन 2 करोड़ लड़कों को टारगेट करता है हु आर आउटस्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और ओपन स्कूलिंग के थ्रू उनको इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी। ओपन स्कूलिंग के थ्रू उनको इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी जो भी बाहर हो गया है एजुकेशन सिस्टम के। अभी देखो इंडिया में 10+2 एजुकेशन सिस्टम चलता है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो PIB से डायरेक्टली बता रहा हूँ, ज़्यादा बेटर है आप PIB से समझें, है ना। जो करंट सिस्टम है वो 10+2 सिस्टम है, उसमें उसको रिप्लेस किया जाएगा 5+3+3+4 सिस्टम से। अब आप इसे काउंट करें तो ये 10+2 मतलब 12 साल की स्कूलिंग थी, ये 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, ये 15 साल की स्कूलिंग है। तो इस 15 साल में जो 12 ईयर्स हैं दे आर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग। तो 3 ईयर्स अब बेसिकली प्री स्कूलिंग के भी ऐड कर दिए जाएंगे और 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपको याद रखना है। और जो प्री स्कूलिंग है वो 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में रहेगा, 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। और दिस विल बी द न्यू सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, तो नया स्कूल एजुकेशन का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। Then there will be emphasis on the foundational literacy and numeracy. Emphasis on foundational literacy and numeracy. No rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in school. अब ऐसा नहीं रहेगा स्कूल में जैसे कि ये एकेडमिक है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर है, ये वोकेशनल है, इनको मर्ज करने की कोशिश की जाएगी। कोई ऐसा रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा। वोकेशनल स्कूल टू स्टार्ट फ्रॉम 6th विद इंटर्नशिप। तो वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम क्लास 6 इंटर्नशिप के साथ, वोकेशनल एजुकेशन को भी स्टार्ट किया जाएगा। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। जो ग्रेड 5 तक की टीचिंग होगी यानी क्लास 5 तक की जो टीचिंग होगी वो मदर टंग में होगी, रीजनल लैंग्वेज में होगी। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड अपॉन एनी स्टूडेंट। कोई भी लैंग्वेज किसी बच्चे पे इम्पोज नहीं की जाएगी। देन असेसमेंट रिफॉर्म्स, देयर विल बी असेसमेंट रिफॉर्म्स। जो एग्जाम्स होते हैं उनमें रिफॉर्म हो गए।
360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल बी देयर। एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आएगा, मतलब कि ओवरऑल प्रोग्रेस कार्ड आएगा जो कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स, की किस तरीके से वो लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ किस फील्ड में कैसा है ना, सिर्फ उसका एजुकेशन या एकेडमिक्स चेक नहीं किया जाएगा। देन अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCTE इन कंसल्टेशन विद NCERT। तो एक नया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि नेशनल करिकुलम फोरम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCFTE टीचर एजुकेशन 2021 लाया जाएगा एंड ये बनाया जाएगा NCTE और NCERT द्वारा मिला करके। एंड बाय 2030 तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी फॉर टीचिंग दैट विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। तो याद रखिएगा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री होगी फॉर टीचिंग मिनिमम वो बीएड डिग्री होगी 4 साल की इंटीग्रेटेड। बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा, वही इसकी मिनिमम डिग्री होगी, ठीक है ना। अब हायर एजुकेशन में हम बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का भी बढ़ाना है टू 50% बाय 2035। हायर एजुकेशन में भी काफ़ी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% बढ़ाना है बाय टू 50% बढ़ाना है बाय 2035 तक। 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन, 3.5 करोड़ सीट्स ऐड की जाएंगी। नाउ द पॉलिसी इनविसाजेस ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलम। अब अंडर ग्रेजुएट का जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल किया जाएगा। फ्लेक्सिबल मतलब कि उसमें एक तो पहला तो उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रहेंगे। मल्टीपल एंट्री मतलब आप चाहो तो 3 साल में एग्जिट कर जाओ, कुछ इस तरीके का कुछ फ्रेमवर्क आएगा। अब इसमें क्लियर डिटेल्स इसकी नहीं आई हैं, लेकिन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इसमें है कि आप 3 साल में ला सकते हो या दोबारा से शुरू करना चाहो या जल्दी एंड करना चाहो तो उसका क्या प्रावधान है, जैसे अमेरिका में सिस्टम होता है। देन इट विल बी इंटीग्रेटेड विद द वोकेशनल एजुकेशन, जो आपका हायर एजुकेशन है उसको वोकेशनल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यूजी एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 और 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period। तो multiple exit options provided रहेंगे, 3 से 4 साल का यूजी एजुकेशन रहेगा। तो ये भी मैंने बता दिया। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी इस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। ओके, तो एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स हो सके। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, ठीक है ना। देन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज एट पार विद IITs IIM टू बी सेटअप। तो IITs और IIM जैसी ही मेरू यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी जिनका ग्लोबल स्टैंडर्ड रहेगा। देन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बॉडी बनाई जाएगी, एपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर इन द कंट्री। हायर एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर हो, इसके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देन HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेटअप की जाएगी एज अ सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन एक्सेप्ट द मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को छोड़ करके बाकी सारे जो फील्ड्स हैं उनके लिए एक रेगुलेटर रहेगा जिसका नाम रहेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, अब HECI के अंदर 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल रहेंगे जिसमें से कि एक रहेगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि रेगुलेशन करेगा। देन जनरल एजुकेशन काउंसिल रहेगा फॉर स्टैंडर्ड जो कि सेटअप करेगा। देन हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल रहेगा जो कि फंडिंग का काम करेगा। एंड नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल रहेगा फॉर एक्रीडेशन। बहुत अच्छे से ये इन्होंने बताया, देखो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 वर्टिकल रहेंगे। एक है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल रेगुलेशन के लिए, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग एंड नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर एक्रीडेशन। ओके, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रहेंगे उनको गवर्न किया जाएगा बाय द सेम रेगुलेशंस। याद रखिएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेम रेगुलेशन से गवर्न करने की बात की जा रही है। Now affiliations to the कॉलेज को एफिलिएशंस मिलते हैं दैट विल बी फेज्ड आउट इन 15 ईयर्स, उनको 15 सालों के अंदर फेज आउट कर दिया जाएगा। एंड स्टेज वाइज मैकेनिज्म टू बी इंट्रोड्यूस्ड देयर, इस्टेब्लिश किया जाएगा एक नया स्टेज वाइज मैकेनिज्म जो कि ग्रांट करेगा ऑटोनॉमी टू द कॉलेजेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी।
एंड एवरी कॉलेज वुड डेवलप इनटू आइदर एन ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो हर कॉलेज जो है या तो वो ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बन जाएगा या एक किसी यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, बाकी एफिलिएशंस वाली चीज़ें फेज आउट कर दी जाएगी। दूसरे का रिफॉर्म्स देखें तो एन ऑटोनॉमस बॉडी जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी की तरह एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम रहेगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। क्या नाम रहेगा? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये बनाया जाएगा एंड इट विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग। टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह कर सकते हैं लर्निंग को इंप्रूव करने में, असेसमेंट में या प्लानिंग करने में एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम रहेगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के नाम से ये बॉडी रहेगी, ठीक है ना। देन एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा और स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। अगले जो 8वां 9वां पेज है उसमें इनका भी लिखा हुआ है कि क्यों बनाए जाएंगे, तो उसका बताएंगे हम आपको, बट याद रखिएगा कि जेंडर इंक्लूजन फंड और एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात की जा रही है। देन मल्टीलिंगुअलिज्म इन बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जाएगी। न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की बात की जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन विल बी सेटअप। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन एंड प्राकृत बनाया जाएगा। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन विल बी सेटअप। और सेंटर ने कहा है कि सेंटर एंड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट। तो जीडीपी के 6% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाय द सेंटर एंड स्टेट इन द एजुकेशन सेक्टर। तो ये पूरा ओवरऑल था। और जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसका नाम नया कर दिया जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा, ठीक है ना। द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट will be renamed as the Ministry of Education। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD will be renamed as Ministry of Education, ठीक है ना। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के हों चाहे वो उसके हों। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि एमफिल नहीं रहेगा, एमफिल को हटा दिया जाएगा। 1 to 2 ईयर का पीजी कोर्स जरूर किया जाएगा, 1 to 2 ईयर का पीजी कोर्स किया जाएगा। एमफिल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट, ओके। एंड बोर्ड्स एग्जाम विल बी रीडिजाइंड, ईजियर बनाए जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये भी एक कुछ चेंजेस किए जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच आर अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आज की, तो ये आपको जानना ज़रूरी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब डिफेमेशन नोटिस सेंड टू आप लीडर्स, तो डिफेमेशन के बारे में बताता हूँ। डिफेमेशन इंडिया में सिविल रॉन्ग भी है एंड इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑल्सो। तो इंडिया में डिफेमेशन इज बोथ अ सिविल रॉन्ग एंड अ क्रिमिनल डिफेमेशन, तो दोनों तरीके की होती हैं। अब इसमें 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ आईपीसी, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। तो सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी बताता है बेसिकली कि डिफेमेशन क्या है, कैसे है, एंड सेक्शन जो 500 है वो पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो सेक्शन 499 बोलता है डिफेमेशन कैन बी थ्रू आइदर वर्ड्स स्पोकन इंटेंडेड टू रेड और थ्रू साइंस एंड ऑल्सो थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी तरीके से डिफेमेशन किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये सारी चीज़ें। और सेक्शन 499 एक एक्सेप्शन भी बताता है कि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ, मतलब कि पब्लिक गुड में अगर ऐसा किया जाए तो वो नहीं रहेगा। देन सेक्शन 500 जो है वो बताता है कि क्या पनिशमेंट मिलती है। तो whosoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine और विद बोथ, तो बोथ फाइन एंड 2 years ऑफ जेल टर्म तक हो सकता है, ठीक है ना। और क्रिमिनल डिफेमेशन का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस में अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिफेमेशन उसको अपहोल्ड करके रखा। तो ये आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल्स में। आज हम जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो एक ही है एंड दैट इज दिस वन, फीवर स्पीशीज मोर डिसीजेस, ओके। बट यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ, क्वेस्ट फॉर ऑर्डर एमिड साइबर इनसिक्योरिटी। तो ऑथर का ये कहना है कि जो कोविड-19 का टाइम है या इसके पहले का भी जो टाइम था अभी रिसेंटली, साइबर
या टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा। जब ज़्यादा यूज़ होने लगा उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी या साइबर इनसिक्योरिटीज़ भी आने लगी, जैसे कि जो साइबर इनसिक्योरिटी के इंसिडेंट्स जैसे कि मालवेयर होता है या फिशिंग ईमेल्स होता है। फिशिंग क्या ईमेल्स क्या होता है, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि ये लॉगिन करो इसमें, वो फेसबुक जैसा, बिल्कुल फेसबुक जैसा पेज दिखेगा। अब आप उसको लॉगिन करोगे तो आपका डेटा जो होगा, आपने जो ईमेल जो आईडी और पासवर्ड डाला होगा वो कहीं और जाकर डेटाबेस में चला जाएगा, और वो फेक, मतलब जब फेक चीज़ें सेम किसी ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करती हैं तो वो फिशिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो ये होता है। देन इसके अलावा अभी रिसेंटली ट्विटर को हैक करके $1,20,000 इतना ले लिया गया इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। रैंसमवेयर, आप सबको पता है कि रैंसमवेयर क्या करते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, उसको लॉक कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपका पूरा डेटा हम हटा देंगे, आपका पूरा डेटा डिलीट कर देंगे या वायरल कर देंगे अगर आपने एक रैंसम नहीं दी तो, ठीक है ना। तो एक तरीके से फिरौती टाइप की होती है रैंसमवेयर भी। उसमें अभी कैलिफोर्निया में $1.14 मिलियन ले लिया गया बाय द यूज ऑफ द रैंसमवेयर, ठीक है ना। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते रहे साइबर उसके ऊपर। चाइना हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ हैकिंग द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, जो कि कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो चाइना को के ऊपर एक्यूजेशन लगे हैं कि उन्होंने हैक कर लिया था। देन यूनाइटेड किंगडम हैज़ वार्नड ऑफ हैकर्स बैक्ड बाय द रशियन स्टेट टारगेटिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो रशियन हैकर से भी वार्न किया है अभी यूके ने, ओके। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने भी चाइनीज ऐप्स को बैन किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये भी एक चीज़ है। साइबर इनसिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दैट इज द थिंग विच इज देयर। और साइबर स्पेस ऐसा है जिसमें कि स्टेट एक्टर्स तो है ही, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर लिखा गया था कि साइबर इनसिक्योरिटी जो है बढ़ती जा रही है ना। और हमको जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि हमको साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना है, क्योंकि अब जब कोविड-19 आ गया है तो कोविड-19 के बाद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज। तो आपने देखा है कि ऑनलाइन मीटिंग, जूम ऐप, ये सारी चीज़ें आने लगी। तो हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लानी होगी ऑफ द ग्लोबल साइबर स्पेस आर्किटेक्चर। वी नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल साइबर स्पेस आर्किटेक्चर नाउ। और साइबर स्पेस एक ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि वर्चुअल वर्ल्ड है, दैट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके इस वर्ल्ड के हैं वो लागू नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट while we are on the cyber space, okay। तो इस आर्टिकल में ऑथर ने बहुत सारे हमको चीज़ें बताई क्या हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में सर्ट इन है, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। बट वी कैन डू अ लॉट बेटर देन दिस। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक और चीज़ की थी कि हमने क्राइस्ट चर्च कॉल को ज्वाइन किया। क्राइस्ट चर्च कॉल क्या है, देखो यहाँ लिखा है क्राइस्ट चर्च कॉल। इंडिया ज्वाइंड द क्राइस्ट चर्च कॉल। क्राइस्ट चर्च कॉल है, इट ब्रॉट टुगेदर कंट्रीज एंड कंपनीज इन एन एफर्ट टू स्टॉप द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर promoting terrorism and violent extremism। तो Christchurch call है basically to bring together the countries and companies in order to stop the use of social media for promoting terrorism and violent extremism। अब जो अगला फेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे इंडिया के लिए बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कई सारे साइबर नॉर्म्स का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कि असीडिंग टू द बुडापेस्ट कन्वेंशन या फिर इसको कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ठीक है ना। बुडापेस्ट कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑन द साइबर क्राइम ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। इट स्टार्टेड एज एन यूरोपियन इनिशिएटिव, यूरोपियन इनिशिएटिव की तरह स्टार्ट हुआ था, बट इट हैज़ अट्रैक्टेड मैनी अदर्स। बहुत दूसरे लोगों को इसने अट्रैक्ट किया है। एंड वी शुड एग्जामाइन दिस ऑप्शन एज वेल कि बुडापेस्ट कन्वेंशन को ज्वाइन करने का या कन्वेंशन ऑन साइबर टेररिज्म ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप को ज्वाइन करने का मतलब है या नहीं है। देन इसके अलावा एक पेरिस कॉल के बारे में भी है, इंगेजमेंट इन मल्टी स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन सच एज पेरिस कॉल। पेरिस कॉल क्या है, इट इज फॉर द ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस कैन हेल्प, ओके। तो इफ वी आर इन दिस पेरिस कॉल आल्सो फॉर द ट्रस्ट एंड ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन द साइबर स्पेस, दैट कैन आल्सो हेल्प इन द प्रिपरेशन फॉर द लार्जर गोल्स, ओके। तो दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। क्राइस्टचर्च कॉल, पेरिस कॉल, बुडापेस्ट कन्वेंशन, ये याद रखिएगा टर्म्स जो मैंने बताए। फ्यूअर स्पीशीज मोर डिसीज है। इस आर्टिकल में पहले तो जूनोटिक डिसीजेस के बारे में बताया गया है, और ऑथर ने कहा है कि अभी जो कोविड-19 है उसके भी दो हाइपोथेसिस हैं। पहला तो ये है कि द वायरस जम्प्ड फ्रॉम बैट्स डायरेक्टली टू द ह्यूमंस, दूसरा फ्रॉम बैट्स टू पैंगोलिन्स एंड देन टू ह्यूमंस, मतलब कि वाइल्ड लाइफ से ही ये हमको आया, ठीक है ना। अब ऑथर ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इशू इज दैट वाइल्ड लाइफ मार्केट जो चल रहे हैं, इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो हो रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ
trafficking in wild plants and animals in the wildlife has become one of the largest and most lucrative form of organized crime। तो ये organized crime है जिसका कि खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ स्पीशीज को नहीं भुगतना पड़ रहा है, हमको भी भुगतना पड़ रहा है। देन दूसरा इशू ऑथर ने उठाया इलीगल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग का। देयर इज अ इलीगल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया में भी ये थ्रेट बन के सामने आया जो कि इंडिया के वाइल्ड लाइफ हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, इंडिया के वाइल्ड लाइफ हेरिटेज को, इंडिया के वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, ठीक है ना। देन तीसरा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द लॉकडाउन फेज ऑल्सो। तो लॉकडाउन पीरियड में तो और ज्यादा पोचिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये भी ऑथर ने बताया कि एक इशू है जो कि इस समय चल रहा है। देन द वे फॉरवर्ड ऑथर ने कहा कि वी नीड टू रीविजिट आवर रिलेशनशिप विद द नेचर एंड रीबिल्ड एन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड। हमको एक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड बनाने की जरूरत है। नेशंस शुड वर्क टुगेदर रियलाइजिंग द 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी। हमको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए फॉर अ 2050 विजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर वी शुड बी लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर। ओके, 2050 विजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर एंड वी मस्ट फॉलो वन हेल्थ अप्रोच। व्हाट इज दिस वन हेल्थ अप्रोच? वन हेल्थ अप्रोच का मतलब हेल्थ ऑफ द पीपल, हेल्थ ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड हेल्थ ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ये वन हेल्थ अप्रोच है। जब हम इंटीग्रेटेड देखते हैं पीपल की हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की हेल्थ एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की हेल्थ, तो वो वन हेल्थ अप्रोच कहलाते हैं। वी नीड टू स्ट्रिक्टली रेगुलेट द हाई रिस्क वाइल्ड लाइफ मार्केट्स, वी नीड टू रेगुलेट द हाई रिस्क वाइल्ड लाइफ मार्केट्स एंड वी नीड टू प्रमोट ग्रीन जॉब्स। ओके, हमको ग्रीन जॉब्स प्रमोट करने की जरूरत है, वाइल्ड लाइफ मार्केट्स को प्रमोट करने की जरूरत है एंड वी शुड वर्क टुगेदर अचीविंग कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज। तो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज अचीव करने की कोशिश हमको करनी चाहिए, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग। ऑथर ने एक और सजेशन दिया कि वी नीड टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू द, वी शुड स्ट्रिक्टली अडेयर और इन्फोर्स द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जिसने कि प्रोहिबिट किया था 1800 स्पीशीज के ट्रेड को। ओके, एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 का है उसको भी हमको स्ट्रेटेजाइज करना है एंड उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाना है। तो दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ओके, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ईजियर एग्जाम्स, नो क्रैमिंग, ये भी आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही आता है। ओके, जो मैंने आपको वहाँ बताया था ना, कोई ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाई जाएगी, बता दिया मैंने आपको। एंड यहाँ पे डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक यूनिट बनाई जाएगी फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनिस्ट्री के अंदर के थी उसको बनाया जाएगा। Okay, integration of the technology will be done to improve the classroom processes, integration with the technology will be done। टीचर एजुकेशन का देखें तो मिनिमम जो रहेगा दैट विल बी 4 ईयर बीएड डिग्री, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट में देखा जाए तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो रहेंगे SC ST OBC एंड अदर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इंसेंटिव दिया जाएगा। देन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल बी इनकरेज टू ऑफर स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल बी इनकरेज्ड टू ऑफर स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स। ओके, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज विल एम एट बिकमिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं स्टैंड अलोन टेक्निकल एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, दे विल ट्राई टू बिकम द मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। ओके, याद रखिएगा। अब मैंने आपको दो चीज और बताई थी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की कोशिश करनी है हायर एजुकेशन में बाय 50% टिल 2035, ठीक है ना। और 3.5 करोड़ न्यू सीट्स हैं, उनको कैसा अचीव करने के लिए जो GDP का 6% इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। इसके अलावा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विल बी एक्सपैंडेड, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को एक्सपैंड किया जाएगा टू फोस्टर सपोर्ट एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग द स्कॉलरशिप। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को ये भी देखा जाएगा उसमें कि जो बच्चे रिसीव कर रहे हैं स्कॉलरशिप उनका क्या मतलब उनका क्या परफॉर्मेंस है। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो रहेंगे, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ज़्यादा इंक्लूजन की ज़रूरत है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं उनको ऐसे एरियाज़ को स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन विल बी क्रिएटेड देयर। जेंडर इंक्लूजन फंड की जो मैंने बात की थी कि क्यों बनाया जाएगा,
जेंडर इंक्लूजन फंड बेसिकली ताकि इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके गर्ल्स को भी एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी। जेंडर इक्वालिटी जो फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड जो है वो गर्ल्स के लिए भी है और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए भी है। एंड दिस फंड विल बी अवेलेबल टू स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटीज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिकल फॉर असिस्टिंग फीमेल एजुकेशन। जैसे कि क्या चीज़ें जरूरी, जैसे ट्रांसजेंडर एजुकेशन के लिए या क्रिटिकल क्या इन चीज़ें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दे नीड टॉयलेट्स, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर बाईसाइकिल्स, कंडीशनल कैश ट्रांसफर, ये सारी चीज़ों के लिए भी जेंडर इंक्लूजन फंड काम में आएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ बेसिकली की जाएगी जेंडर एजुकेशन फंड और इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं तो राफेल अंबाला पहुंच चुका है ना। कल 5 आए, फिर उसमें धोया गया उसको और पानी डाल के उसकी पूजा की गई। एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक इज वरी। अब एंटीबायोटिक्स का यूज जो है बहुत ज़्यादा होता है लाइफ स्टॉक में, स्पेशली इन द डेयरी सेक्टर। इस कारण से ऑथर का कहना है कि एक नया इशू इंडिया में आ रहा है, दैट इज अ नया पैंडेमिक आ रहा है जिसका नाम है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड दिस इज द अनदर पैंडेमिक विच इज वेटिंग। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो प्रोडक्शन है, फूड है, वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल इंटेंसिव हो गया है, ठीक है ना। अब इसमें 2 बॉडीज़ के नाम है, एक तो आपका है आपका एक नाम है FSSAI का और दूसरा आपका है NDDB। तो मैं आपको NDDB के बारे में थोड़ा बता दूं, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बता दूं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है NDDB। कैसा है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया था। इसको बनाया किसने था? वर्गीस कुरियन ने 1965 में बनाया था। 1965 में इट वाज सेटअप बाय वर्गीस कुरियन, और वर्गीस कुरियन को ही फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी बोला जाता है, जो मिल्क रेवोल्यूशन है। हेडक्वार्टर इसका आनंद गुजरात में है। और NDDB की जो सब्सिडीरीज हैं उसमें IDMC लिमिटेड आनंद आता है, मदर डेयरी आता है, NDDB डेयरी सर्विसेज दिल्ली आता है, एंड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद का आता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। कि इसमें तो मैंने आई थिंक डिफेमेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और FSSAI तो पता 2006 के एक्ट के थ्रू आया था। आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि FSSAI के आने से पहले कुछ एक्ट्स और भी थे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनको एलिमिनेट करके उसको बनाया गया। तो वो कौन कौन से एक्ट थे? सेंट्रल विस्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्लीज आई थी कि उनको कैसे ग्रीन क्लियरेंस मिल गया, उसके लिए उन्होंने प्लीज एक्सेप्ट कर ली है। बट आपको सेंट्रल विस्ता पता होना चाहिए क्या है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाया जाएगा, मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बनाई जाएगी अक्रॉस द हिस्टोरिकल बोलवार्ड फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट इन ल्यूटियंस दिल्ली। तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है देख लेते हैं। टर्की अप्रूव्स न्यू सोशल मीडिया लॉ। तो टर्की ने एक नया सोशल मीडिया लॉ अप्रूव कर दिया है विच विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द डिसेंटिंग वॉइसेस। तो डिसेंटिंग वॉइस को रोकने के लिए बेसिकली ये नया जो बेसिकली लॉ है वो पास किया गया है इन टर्की। तो अभी वो क्या कर रहे हैं बेसिकली कि अब उन्होंने बोला कि कोई भी मैसेज पढ़ सकते हैं, कोई भी मैसेज वो डिलीट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। कंपनीज इंक्लूडिंग फेसबुक एंड यूट्यूब दैट डू नॉट कंप्लाई कुड हैव देयर बैंडविड्थ स्लैश्ड बाय अप टू 90%। तो अगर यूट्यूब या फेसबुक उनकी गाइडलाइंस नहीं मानते तो उनकी जो बैंडविड्थ है उसको 90% तक कम कर दिया जाएगा, स्लैश कर जाएगा और ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। दे माइट इवन फेस द पेनल्टीज। ओके, दूसरा उन्होंने कहा है कि आपको डेटा जो है वो लोकली स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि डेटा लोकलाइजेशन उन्होंने कहा है कि आपको करना पड़ेगा। और अगर डेटा लोकलाइजेशन होगा तो टर्की एक ऐसी अथॉरिटेरियन रजीम है जहां पर कि इजीली वो मैसेज एक्सेस कर सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली दिस विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ द पीपल। जो लोग वहां पे प्राइवेसी या इन सब का वो करते हैं उनको नहीं मिल पाएगी। प्रोटेस्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट। यूएन, अब यूएन ने क्लियरली बोला है, यूएन कमिटी रिअफर्म्ड ऑन वेडनेसडे दैट प्रोटेस्टिंग पीसफुली ऑनलाइन और इन पर्सन, मतलब कि या तो ऑनलाइन कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो या इन पर्सन प्रोटेस्ट कर रहा हो, अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है तो दैट इज अ फंडामेंटल राइट। दिस इज एज पर द यूनाइटेड नेशन। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल 21 है, वो राइट टू पीसफुल असेंबली भी बोलता है। तो उसी को ये बोल रहे हैं कि ये राइट टू प्रोटेस्ट है। इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स
उसका आर्टिकल 21 वो गारंटी करता है राइट टू पीसफुल असेंबली, और इसी कारण से यूएन कमेटी ने रिफर्म किया है कि जो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है दैट इज आइदर ऑनलाइन और इन पर्सन, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी ये क्या है? आईएमएफ ने कहा है कि आरबीआई को मॉनेटरी ईजिंग करना चाहिए। तो मॉनेटरी ईजिंग को एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैंने आपको दो तरह की पॉलिसीज बताई। देखो, एक में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए जाते हैं, तो जब भी इन्फ्लेशन से लड़ना होता है आरबीआई को तो वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब भी ग्रोथ बढ़ानी रहती है, ओके, जब भी ग्रोथ बढ़ानी रहेगी तो वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देगा। तो जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने वाली पॉलिसी है, मतलब कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है उसको देख करके दूसरे बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देते हैं, तो ये जो आपकी पॉलिसी कहलाती है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने वाली, ये आपकी ईजिंग की पॉलिसी कहलाती है, मॉनेटरी ईजिंग कहलाती है, या फिर इसी को एकोमोडेटिव पॉलिसी कहते हैं। ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आंसर्स मैं आपको एक बार बताता हूँ। ओके, तो आंसर एक बार मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे। पहला मैंने पूछा था आपसे कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन निकालता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा? क्योंकि FAO इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WHO, ये सारे मिलकर निकालते हैं। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट गलत है। NFRA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के थ्रू नहीं बनाए बल्कि कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाया गया। ठीक है ना? तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 132 के तहत बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही था। तीसरा मैंने पूछा था आपसे कि वो मागुरी कौन सा वेटलैंड पूछा था? मागुरी मोतापंग वेटलैंड, तो ये असम में था। अभी रिसेंटली जो एमिशंस हुए थे उस कारण से न्यूज़ में आया था। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।